नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जे वीडियो मोशन। जड़मती को ये समझ में आ चुका है कि किस तरीके से करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान रसई आवत जात है सिल पर परत। रस्सी तो नहीं लेकिन बूंदों के माध्यम से हनुमान जी ने चेताया, बताया कि किस तरीके से एक कोमल बूंद पत्थर पे गिर गिर करके अपना एक जगह स्थान निर्धारित कर लेती है। कभी तो स्थान निर्धारित करती है, कभी तो आर पार छेद भी कर देती है। बहुत अच्छा उदाहरण था क्योंकि उनकी पानी की बूंदें इतनी कोमल होती हैं, किस प्रकार से एक ही स्थान पर जब निरंतर गिरती हैं तो उस जगह में भी छेद कर सकती हैं। अच्छा, वही दूसरी तरफ लंके के प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कुंभकर्ण को वापस से नींद आ रही है, लेकिन बहन सोने नहीं देना चाहती है कि इन दोनों के मध्य में जो समझौता हुआ था कि यदि बहन और भाई कुंभकर्ण किसी एक बात पे सहमत है तो रावण को भी उस बात पे सहमत होना पड़ेगा। कोई भी दो व्यक्ति आपस में जो सहमत है तो वही सहमति की बात है, क्योंकि 3-4 लोग हैं जिसमें एक बिल्कुल विपरीत है, विभीषण। वोटिंग वाला कह दिया। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है कि एक नोटा है तो 3 लोगों में जिसका बहुमत होगा, जो उसके 66% होंगे वो जीतेगा। मजा बहुत आया जैसे उनको नींद आई वैसे ही पानी की। अच्छा, माता सीता, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी के जो आपसी जो प्रकरण चल रहे थे, जिसमें लक्ष्मण जी ने एक अदृश्य रेखा खींची, उसके बाद माता सीता के चेहरे पे जिस प्रकार की भाव आए वो कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब यदि हम आपकी सुरक्षा करना चाह रहे हैं तो आपको किस प्रकार की चिंता है, तो मैं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हूँ। तो ये तर्क में कहां तक जाके संभव होती हैं चीजें, वो तो देखना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष वाला जो भेद है, चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 151 पार्ट 2। बताइए इन्हें कि आप मेरी बात से सहमत है। मुझे लगता है कि तुम्हें योद्धा के रूप में आपके देखने का स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाएगा। न जाने उसके मस्तिष्क में क्या भरा है। आज प्रातः काल से नहीं आया हूं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप उसे यहां से ले जाएं और घर के काम में लगाएं। गुरुवर, आपसे निवेदन है कि मेरे पुत्र को एक और अवसर दीजिए। हो सकता है कि इस बार वो कुछ सीख जाए। पिताजी, कहाँ थे तुम? हैं? अपनी शिक्षा पे ध्यान नहीं दोगे तो कैसे बनोगे योद्धा? मुझे योद्धा नहीं बनना। योद्धा नहीं बनना? योद्धा नहीं बनोगे तो जीवन भर घूमते रहोगे मूर्खों की तरह और बोझ बनकर रहोगे आजीवन मुझ पर। कौन क्यों हो? बोलो। केसरी नंदन हनुमान। आप क्या कर रहे हैं? अपनी महत्वाकांक्षा और स्वप्नों का भार अपने पुत्र के कंधों पर डाल रहे हैं। एक बार अपने पुत्र से पूछ तो लेते कि वह क्या बनना चाहता है। मैं इसका पिता हूं, इसे क्या बनना है इसका निर्णय मैं करूंगा। आप इसके पिता हैं
तो क्या आप अपने पुत्र से उसके जन्म देने का प्रतिफल मांग रहे हैं? यदि इसे इसी प्रकार मारना ही था तो जन्म लेते ही मार देते। इसका क्या अर्थ है? आपको ज्ञात भी है कि आपकी महत्वाकांक्षा और सपनों का भार न उठा पाने के कारण आपका पुत्र आत्महत्या करने जा रहा था। मात्र आपका ही पुत्र नहीं, आपकी भांति संसार के बहुत से माता पिता के महत्वाकांक्षा का भार न उठा पाने के कारण बहुत से योग्य पुत्र आत्महत्या कर लेते हैं। कारण यह है कि उन पुत्रों में योग्यता कुछ और बनने की होती है, पर उनके महत्वाकांक्षी माता पिता अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने संतान को किसी और दिशा में ही भेज देते हैं। यदि मैं वहां समय पर न पहुंचता तो आपका पुत्र अभी तक जीवित भी न होता और इसके आत्महत्या के दोषी होते आप। गुरुदेव, हो सकता है कि जड़मती के पिता अपने पुत्र के गुणों से अनभिज्ञ हो, किंतु आप तो इसके गुरु हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, आप भी इसकी योग्यता को न जान पाए और इसे अयोग्य समझकर इसका नाम ही जड़मती रख दिया। ये तो वास्तव में एक गुरु की ही असफलता है। सही अर्थों में ये बालक जड़मती नहीं अपितु सुमति है। इसमें रोगों को पहचानने और उपचार करने की अद्भुत क्षमता है। ये बहुत अच्छा वैद्य बन सकता है। हनुमान, निश्चय ही आप सत्य कह रहे हैं। शिष्य के गुणों को न पहचानना ही एक गुरु की असफलता ही है। किंतु आपने मेरे नेत्र खोल दिए केसरी नंदन। आज से ये बालक जड़मती नहीं सुमति कहलाएगा। अब मैं इसे वैद्य बनने की ही शिक्षा दूंगा। मुझे क्षमा करो पुत्र, मैं मूर्ख था जो तुम्हारी रुचि को नहीं समझ सका। मैं अपनी महत्वाकांक्षा का भार तुम पर डालता रहा। केसरी नंदन, आपने मेरे बालक की रक्षा की। आपका ये आभार मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। मित्र सुमति, अब इस गुरुकुल में मन लगाकर शिक्षा ग्रहण करना और यदि कभी समय मिले तो मेरे अखाड़े पर अवश्य आना। तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। हाँ?
में सैनिकों का वक्ष कवच से सुरक्षित होता है, इसलिए हमारा लक्ष्य उनका वक्ष नहीं, उनका कंठ होना चाहिए। यदि लक्ष्य विरोधी का वध करना नहीं, केवल उसे घायल करना हो, तो इस उद्देश्य से कि उससे कोई सूचना प्राप्त की जा सके। तो सूचना पे निर्भर करता है। क्या मेरी तलवार तो ये दूधारी तलवार है, अनेकों शत्रुओं का इसने वध किया है, तीनों लोकों में इसकी धार अपराजनीय है। क्या मेरी तलवार तो मेरी पूछताछ पूरी नहीं हुई। मैंने सुना चाचा ससुर कुंभकर्ण के भोजन में कोई ऐसी जड़ी बूटी मिलाई जाती है जिससे वो सोते रहते ताकि उन्हें नियंत्रण में रख सके। क्या ये सत्य है? ऐसी तर्कहीन बिना सिर पैर की बातों की मुझे कोई जानकारी नहीं है, और इसी कारणवश मैं इस विषय पे कोई चर्चा नहीं चाहता। मुझसे क्या छुपाना? मेरे पति की त्वचा इतनी कड़ी है या इस तलवार की धार? सुलोचना, एक दिन आपके रहस्य अवश्य जान लूंगी। उन रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें मुझे भेजना होगा। तो जिस दिन तुम मुझे भेज पाओगी, उस दिन तुम्हारी दृष्टि में मेरे लिए सम्मान लुप्त हो जाएगा। ये जो पैशनेट इमोशन ट्विस्टिंग है, ये लंदन आर्ट स्कूल का एक परफॉर्मेंस, जिसमें देखिए हिंदू मतलब जो हमारी भारतीय सभ्यता में जो प्रेम प्रदर्शन चलता है, उसमें क्या होती है, सहमति। उसमें किसी भी प्रकार का ये कह सकते हैं कि विरोधाभास नहीं। लेकिन जो पाश्चात्य सभ्यता है, उसकी जो आर्ट है, उसमें ये रहता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें प्रेम का चल रहा है प्रकरण या नहीं। जैसे हम लोगों ने राम जी और सीता जी के प्रकरण में भी देखा कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ बिना देखे हुए एक दूसरे से सारी बातें होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस को बहुत तगड़े से बांधता है। वही चीज अभी यहाँ हम लोगों ने मेघनाथ और उनकी पत्नी में देखा कि किस तरीके से वो तलवार की नोक पे बात हो रही है, लेकिन प्रेम उनको पता चल रहा है। कहीं ना कहीं एक्शन मूवमेंट में भी लव इमोशन है, ये दिखाई देता है। तो तलवार की धार दिखाने वाला स्टाइल बड़ा वो बहुत तगड़ा था भाई। कपड़ा कट गया तो देखिए मेरे पति की चमड़ी इतनी कड़क है या इसमें तलवार की धार नहीं है। अच्छा, बजरंग बली ने कितनी अच्छी बात की गुरुवंश कि एक गुरु ही ऐसा होता है जो अपने उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, रिपोर्ट कार्ड आपका बनता है ना बच्चे का, उसमें एक एक ब्लॉक लिखा रहता है, इज गुड इन आर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन। इन सब में एक ब्लॉक बना रहता है जो टीचर को ये बताता है कि बच्चा किस रूप में गुणवान। टीचर को बताता है, तो टीचर जब सब परिवार को बुलाते हैं, आज के समय में पेरेंट्स की, तो उस समय वो उनको बताते हैं कि इस दिशा में इनका
अच्छा है। देखिए ये इस डायरेक्शन में इनको भेज सकते हैं, ये आगे जाके बहुत अच्छे कार्य करेंगे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी शब्द में हमको टीचर, प्रोफेसर, ट्यूटर यही सब सुनने को मिलता है। तो इन सब के मीनिंग अलग अलग है। प्रोफेसर यानी किसी एक विषय में पारंगत व्यक्ति, प्रोफेसर कहलाने लगता है। टीचर यानी जो पढ़ा रहा हो उसे टीचर कहते हैं। और ट्यूटर यानी जो टीचर ट्यूशन दे रहा हो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, तो उसको ट्यूटर कहते हैं। लेकिन हिंदी में बहुत अलग, हमारे व्याकरण में अध्यापक, गुरु, उपाध्याय। तो शुरुआत करते हैं अध्यापक से, जो केवल पढ़ाता हो, जो आपको शिक्षा का वर्ण मुकाना का ज्ञान देता है। टीचर उस एग्जैक्टली वो टीचर कहना है। लेकिन जो आपको उस विषय में पारंगत बना रहा हो, जैसे कोई साइंस का टीचर है तो वो साइंस का उपाध्याय है। उस तरीके से फिर और आगे क्लासिफिकेशन इसका चला जाता है। जो आपके मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी पीसफुलनेस, आपके वेल्दीनेस को इनहेंस करे, वो कहलाता है गुरु। यानी गुरु सबसे आखिरी प्रकरण है शिक्षक में। शिक्षक, उपाध्याय, अध्यापक, ऐसे कई लंबी श्रृंखला। आपकी जो योग्यता परख है कि ये किस कार्य में सबसे योग्य है, इसमें गुणवत्ता इनमें है क्या, हाँ, और उसी कार्य में आपको आगे निर्देशित करें, ताकि आप जो है अलग दिखें। जिस चलिए। प्रकार से हमने देखा था कि जब पांचों पांडवों का चल रहा था, हाँ, तो उस वक्त उनको अलग अलग जाकर के शिक्षा लेनी पड़ी। गदा युद्ध, गदा युद्ध अलग था, धनुर्विद्या अलग थी, तलवार अलग कसी अलग थी, भाला फेंक अलग था। तो जिसका जो गुण था, जो जिसमें महान था, उसने वो किया। चलिए, फिलहाल इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे अब आपके साथ, तब तक के लिए राधे राधे।